हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हूं, मेरी आवाज जो है वो आप सभी तक पहुंच पा रही है। तारीख है 8 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। लेकिन करंट अफेयर्स शुरू करें उससे पहले एक जरूरी काम आपको करना है, वीडियो को शेयर कर देना है। मन करे तो लाइक कर देना है, नहीं मन करे तो भी लाइक कर देना है, आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। इसके अलावा 8 जुलाई के करंट अफेयर्स के अलावा आपसे एक छोटी सी और गुजारिश है कि भाई रीजनी भाई राहुल मिश्रा के नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है आप सभी इसे ज्वाइन रखें। इसके अलावा डीसीए ऐप डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ एक अरेंज फॉर्मेट में उपलब्ध है। अक्सर ड्राइव में हम आपको पीडीएफ दिया करते थे, लेकिन उसमें समस्या ये होती थी कि कभी कभी आपको ड्राइव लिंक नहीं मिलता था, आप मुझसे मांगते थे। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको सारी पीडीएफ वहां पर मिलेगी। साइंस की पीडीएफ भी मिल रही है, अभी बायोलॉजी 1, बायोलॉजी 2 और फिजिक्स 1 जो है वहां पर पीडीएफ उपलब्ध करा दी गई है। आज फिजिक्स 2 की पीडीएफ आ जाएगी और ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा एक पेड बैच है रीजनिंग का, जो आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग के लिए तैयारी करने जा रहे हैं और रीजनिंग की तैयारी किसी भी एग्जाम के लिए करने जा रहे हैं, चाहे वो आपका बिहार एसएससी हो, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, चाहे वो सीपीयू हो, चाहे वो एमटीएस हो, तो एक कंप्लीट रीजनिंग बैच जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है और इसकी प्राइस जो है बहुत कम है। 300 रुपए में आपको ये प्राइस ये आपको मिल जाएगा। 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी, 3 महीने यानी कि अगस्त मैक्सिमम, लास्ट अगस्त तक हम आपका सिलेबस खत्म करा देंगे। जिन लोगों का ग्रुप डी का एग्जाम है, ग्रुप डी के सिलेबस जो है वो 17 अगस्त से पहले खत्म हो जाएगा। आपकी सिलेबस को कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी मेरी है। डेली लाइव क्लास होती है शाम को 6 बजे से। कैलेंडर की आज आखिरी क्लास होगी। इसके अलावा कल से हम लोग क्लॉक शुरू करेंगे, तो अगर आप क्लॉक पढ़ना चाहते हैं तो आइए। इसके अलावा आप किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो वो पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, आपको किसी और से बात करने की आवश्यकता नहीं है। और इसके अलावा क्या करते हैं, हम संडे को गूगल मीट भी करते हैं। हफ्ते भर जो पढ़ाया गया होता है उसका टेस्ट भी यहाँ पर लेते हैं। तो सेक्शन वाइज टेक्स्ट मिलता है, 7,000 से ज्यादा पीडीएफ के क्वेश्चन 7,000 से ज्यादा क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिलेगी। डेली क्लास नोट्स आपको मिलता है। बहुत कुछ मैं इस बैच के ऊपर लगा रहा हूं, तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए, लोगों को रिकमेंड करिए या फिर ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। आइए बात करते हैं आज के हमारे हेडलाइन से। आज के हमारे हेडलाइन में सबसे पहली जानकारी है, 7 जुलाई को मनाया गया विश्व किसवाली भाषा दिवस। बांग्लादेश में खुला पहला परिसर आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर। जैसरी उल्लाल अमेरिका की शीर्ष स्वनिर्मित अरबपति महिलाओं में शामिल। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र के फोर्स कमांडर नियुक्त किए गए मोहन सुब्रमण्यन। गूगल ने लॉन्च किया स्टार्टअप स्कूल इंडिया। पीटी उषा, इलाई राजा सहित 4 लोग राज्यसभा में मनोनीत किए गए। सिंधिया को इस्पात और स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। पश्चिम रेलवे ने मुंबई में खोला अपना सबसे लंबा स्काई वॉक। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार की स्थापना की गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया, यानी आज। ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का भी हाल ही में निधन हो गया। विचार कितने भी अच्छे क्यों ना हो, जब तक हम उन्हें जीवन में उतारते नहीं हैं तब तक उनका कोई महत्व नहीं है। ये बात तो एकदम सत्य है। मैं आपको डेली कितना भी चाहे मोटिवेट क्यों ना कर लूं, लेकिन अगर आप उन बातों को सुनेंगे नहीं, अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं। और एक बार में एक विचार को ही फॉलो करें, यानी एक बार में एक विचार का ही अनुसरण करें। इससे यह फायदा होगा कि आपका मन फोकस रहेगा और आप समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है। जैसे आज आप ये फोकस करिएगा कि कुछ भी आप जो मन में लाते हैं या जो भी आप करना चाहते हैं उसको करने के लिए आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं। एक बार सोच के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप सोच ज्यादा रहे हैं, एफर्ट उतने नहीं पड़ रहे हैं। और अगर आप सोचना कम कर देंगे और एफर्ट ज्यादा डालना शुरू कर देंगे, परिणाम अपने आप ही आपके हाथ में आने शुरू हो जाएंगे। आइए कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन। कल हमने क्या पढ़ा था उसको देख लेते हैं। विश्व जुनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 6 जुलाई को विश्व जुनोसिस दिवस मनाया जाता है। जुनोसिस मतलब वैसी बीमारियां जो जानवरों में होती हैं और जानवरों से अब इंसानों में भी होने लगी हैं। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने अपने पुरुष और महिला क्रिकेटरों के लिए समान वेतन की घोषणा की है? ऐसी घोषणा पहली बार न्यूजीलैंड में की गई है। मेरिना बियाजोस्का सहित निम्न में से किसे फिनलैंड में वर्ष 2022 के प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ह्यूगो डिमिनिल कॉपिन, जून हो और जेम्स माइनार्ड, इन सभी को अभी हाल ही में फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया। फील्ड मेडल को गणित में दिया जाता है, 40 साल से कम उम्र के व्यक्ति को यह दिया जाता है। हर 4 साल में इसको दिया जाता है। 7 और 8 जुलाई 2022 को होने वाली G20 विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इस बार G20 की मेजबानी सभी जितनी भी बैठक G20 की होने वाली है उनकी मेजबानी कौन कर रहा है? इंडोनेशिया। अगले बार यानी कि 2023 में भारत करेगा। किस राज्य ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के लिए
राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए उड़ीसा ने जो है यहां पर शीर्ष स्थान यानी कि टॉप पोजीशन हासिल की है। एयरवॉट द्वारा किस ड्रोन बनाने वाली कंपनी को 2022 में सर्वश्रेष्ठ ड्रोन संगठन यानी स्टार्टअप श्रेणी में सम्मानित किया गया है? तो यह है भारतीय कंपनी आईजी ड्रोन को यहां पर इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। जुलाई 2022 को भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुरंजन दास को यहां पर नियुक्त किया गया है। जुलाई 2022 को एलोर्डा बॉक्सिंग कप में पहले संस्करण में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में यह प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। 81 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 81 किलोग्राम भार वर्ग में आपका अल्फिया पठान ने जीता है, जबकि इनका मुझे भार वर्ग याद नहीं आ रहा है गीतिका का। तो फिलहाल दोनों ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, लेकिन अल्फिया पठान ने 81 किलोग्राम में जीता है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक ने जुलाई 2022 को किस पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर वहां पे काम कर रहे थे, और अभी सुनने में आ रहा है कि बोरिस जॉनसन ने भी शायद इस्तीफा दे दिया है। मैं कंफर्म नहीं हूं, मैंने कहीं पढ़ा है, शायद मुझे याद आ रहा है। अगर ये होगा तो कल हम आपको जरूर बता देंगे। किस राज्य के बोनाई वन प्रभाग में वन अधिकारियों ने एक दिहाड़ी महिला सरोजनी मोहंता के नाम पर जंगल के एक छोटे से हिस्से का नाम रखा है? तो ये उड़ीसा की है। कहां की रहने वाली है? उड़ीसा की। एन सुधीर का जुलाई 2022 में निधन हो गया। वो क्या थे? वो प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। वो क्या थे? एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। अब रहिए ना बेखबर, मिलेगी हर खबर मेरे साथ सुबह के 5 बज चुके हैं। एक बार वीडियो को फिर से शेयर कर दीजिए। पहली जानकारी, विश्व किस वाली भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? कुछ लोगों ने नाम सुनकर ही सोचा होगा, अरे ये क्या पढ़ा रहे हो सर, ये कौन सी भाषा है? तो मैं आपको बताऊं, अफ्रीकी संघ में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा जो है वो किसवाली भाषा है। यानी अफ्रीका की ये भाषा है, और इसको लिए इसके प्रोत्साहन के लिए, इसको बोलने वाले लोगों के प्रोत्साहन के लिए हर साल इसका जो है 6-7 जुलाई को आपका विश्व किसवाली भाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व किसवाली भाषा दिवस हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है। 23 नवंबर 2021 को यूनेस्को के आम सम्मेलन में 41वें सत्र में प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को विश्व किसवाली भाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया। विश्व किसवाली भाषा दिवस को पहले उत्सव का विषय यानी शांति और समृद्धि के लिए किसवाली है। किसवाली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। किसवाली अफ्रीका में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, और यह उप सहारा अफ्रीका में सबसे अधिक बोली जाती है। यह एकमात्र अफ्रीकी भाषा है जो अफ्रीकी संघ की आधिकारिक भाषा है। तो कई सारे प्रश्न आपको नजर आ गए होंगे यहां पर, क्योंकि अफ्रीकी संघ की एकमात्र आधिकारिक भाषा कौन सी है, और वो है आपकी किसवाली। तो शांति और समृद्धि के लिए किसवाली ये इसका विषय रहा, और ये दक्षिण अफ्रीका या अफ्रीका में बोली जाने वाली भाषा। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। वर्तमान समय में आद्रे अजोले जो है वो इसकी हेड है। इसके अलावा अब क्योंकि लैंग्वेज से जुड़ा हुआ डे हमने पढ़ा है, तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर लैंग्वेज से जुड़ा हुआ यानी भाषा से जुड़ा हुआ कोई दिन है, कोई दिवस है, तो वह है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये प्रतिवर्ष आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड हिंदी डे यानी कि विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 10 जनवरी 1975 को ही पहली बार नागपुर में एक विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस समय। नेशनल हिंदी डे हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को ही हिंदी को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। विश्व इंग्लिश डे यानी कि विश्व अंग्रेजी दिवस ये प्रत्येक वर्ष आपका 23 अप्रैल को मनाते हैं। ये हम कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष हम इसको 23 अप्रैल को मनाते हैं। 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व अंग्रेजी दिवस यानी कि विश्व अंग्रेजी भाषा का दिवस। जबकि आपका जो चाइनीज दिवस है यानी कि चाइनीज लैंग्वेज डे है वो आपका 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल आप पकड़ लीजिए, अप्रैल डे। 23 अप्रैल को अंग्रेजी डे और 20 अप्रैल को चाइनीज डे। जबकि उर्दू डे यानी कि विश्व उर्दू दिवस जो है वो प्रतिवर्ष आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है। भाषाओं की बात की जाए तो भारत के संविधान में भाषाओं को लेकर के एक बाकायदा सूची बनाई गई है। अच्छा जरा ये बताएंगे कि संविधान में जो सूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं? 12। ये संविधान के किस भाग में वर्णित है? ये संविधान के भाग 17 में वर्णित है। याद रखिएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 17 में ये वर्णित है। इसमें कितनी अनुसूची है? इसमें आपकी 12 अनुसूची है, जिसमें से जो आपकी 8वीं शेड्यूल है यानी कि 8वीं अनुसूची है वो आपकी भाषाओं से संबंधित है। कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में बताई गई हैं? 22 भाषाएं जो है वो 8वीं अनुसूची में बताई गई। शुरुआत में केवल 14 भाषा ही जो थी वो संविधान की तरफ से दर्जा प्राप्त थी, लेकिन बाद में इसमें 8 भाषाएं और ऐड की गई, तो कुल मिलाकर कितनी भाषाएं हो गई? 8 और ऐड करके 22 भाषाएं हो गई। 92वां संविधान संशोधन डायरेक्ट याद पूछा जाता है, डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा कि 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2004 में हुआ उसके अंतर्गत 4 भाषाओं को जोड़ा गया। ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? मैथिली, संथाली,
मैथिली, संथाली, डोगरी और एक कौन सी थी, याद करो, मैथिली, संथाली, डोगरी और एक कौन सी थी, याद करिए, फटाफट से बताइए। असम में बोली जाने वाली भाषा है ये, बिल्कुल सही पहचाना आपने, और ये थी बोडो। बोडो भाषा को, 4 भाषाओं को इसके अंदर जोड़ा गया। अगर हम बात करें भाग 17 8वीं अनुसूची भाषा 22, इसके अलावा संविधान में आर्टिकल नंबर 343 ये बताता है, संविधान का आर्टिकल नंबर 343 ये बताता है कि हिंदी जो है वो हमारी राजभाषा है। हिंदी हमारी क्या है, हिंदी हमारी राजभाषा है, यानी कि हमारी जो अधिक राजभाषा है वो हिंदी है, और जो लिपि है वो देवनागरी है। इन दोनों का वर्णन किसमें किया गया है, इन दोनों के बारे में बताया किसमें गया है, वो आपका आर्टिकल नंबर 343 में बताया गया। इसके अलावा हमारे भारत में एक है राजभाषा आयोग। आर्टिकल नंबर 344 में राजभाषा आयोग का गठन है। आर्टिकल नंबर 344 में आपका राजभाषा आयोग का गठन है। राजभाषा आयोग का गठन है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पहले जो इसके अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर। इसके पहले अध्यक्ष कौन से थे, राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर। राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन से थे, बीजी खेर जो थे वो इसके पहले अध्यक्ष थे। राजभाषा आयोग 1955 में इसका गठन किया गया था। ये जो भी मैंने आपको बताए हैं सभी पीसीएस के प्रश्न हैं, और वो मैंने आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करा दिए छोटे छोटे फॉर्म में, याद रहेगा। तो पहले हमारे राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर। अब आपको ले चलते हैं बांग्लादेश। 6 जुलाई 2022 को किस देश में शेख कमाल आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर की स्थापना की गई। ये इंक्यूबेटर क्या होता है, देखिए अगर आप मान लीजिए कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बिना फंड के आप स्टार्टअप शुरू नहीं कर पाएंगे, बिना नॉलेज के भी आप स्टार्टअप शुरू नहीं कर पाएंगे। तो आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, आपको फंड जुड़वाना, आपको एंजल फंडिंग कैसे हो सकती है, सारी चीजों के हल जो है वो इंक्यूबेटर के अंदर किया जाता है। सरकार का ऐसा मानना है और पूरे विश्व का ऐसा मानना है कि आज की डेट में अगर आपको रोजगार को बढ़ाना है तो आपको स्टार्टअप्स को बढ़ाना होगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कई सारे स्टार्टअप को लेकर के चीजें होती रहती हैं। तो हाल फिलहाल बांग्लादेश में भी अपनी तरह का पहला एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर सेंटर खोला गया है। बांग्लादेश में पहला है, लेकिन भारत की बात करें तो भारत में लगभग दसियों, मतलब हजारों की संख्या में इंक्यूबेटर हैं जो आपको इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो बांग्लादेश में आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर खोला गया है, ये आपको याद रखना है। बांग्लादेश से शुरू करते हैं, मोहम्मद यूनुस से। हाल के करंट अफेयर्स की बात करते हैं। मोहम्मद यूनुस जो है ये, इन्हें गरीबों का बैंकर कहा जाता है। अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के दौरान इन्हें ओलंपिक लॉरेल से सम्मानित किया गया। किस अवार्ड से, किस सम्मान से सम्मानित किया गया, ओलंपिक लॉरेल से। रिजवाना हसन बांग्लादेश की रहने वाली है। रिजवाना हसन बांग्लादेश की रहने वाली है। अभी हाल ही में इन्हें यूएन द्वारा वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया, यूएन द्वारा वीमेन ऑफ करेज, यानी कि साहसिक महिला का पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, रेबाब फातिमा नाम याद है। रेबाब फातिमा जो है ये बांग्लादेश की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन में, यानी संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूएन संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की रेबाब फातिमा। इनको अभी हाल ही में अंडर सेक्रेटरी बनाया गया। अंडर सेक्रेटरी को हिंदी में कहा जाता है अपर सचिव, अवर सचिव सेक्रेटरी बनाया गया। एंटोनियो गुटेरेस के अंतर्गत ये काम करेंगी। तो मोहम्मद यूनुस ओलंपिक लॉरेल, और रिजवाना हसन यूएन वीमेन ऑफ करेज अवार्ड। रेबाब फातिमा को अभी हाल ही में कौन सा अंडर सेक्रेटरी बनाया गया है। इसके अलावा आपको एक और नाम याद रखना चाहिए, किशोर कुमार दास को। किशोर कुमार दास जो है ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। किशोर कुमार दास, इन्हें अभी हाल ही में पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किशोर कुमार दास पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किए गए। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किए गए। उरी बाबा, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं भूल ही गया, अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति अभ्यास हुआ। संप्रीति अभ्यास का ये कौन सा संस्करण था, संप्रीति अभ्यास का ये 10वां संस्करण था। सर ये कहां पर हुआ, ये आपका इस बार बांग्लादेश में ही आयोजित हुआ। ये आपका कहां पर आयोजित हुआ, ये इस बार आपका बांग्लादेश में ही आयोजित हुआ। संप्रीति 9 जो हुआ था वो मेघालय के उमराई में हुआ था। ये संप्रीति 10 है, ये इस बार आपका कहां पर आयोजित हुआ, ये आपका बांग्लादेश में ही आयोजित किया गया। संप्रीति 10 जासोर मिलिट्री स्टेशन नाम से एक जगह है, जासोर, JASHORE, जासोर नाम से। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्हें अभी हाल ही में SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना, उन्हें अभी हाल ही में SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया, SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अभी हाल ही में SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
इसके अलावा अभी आपको याद होगा बंधन और मैत्री एक्सप्रेस, बंधन और मैत्री एक्सप्रेस, बंधन और मैत्री एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेन जो है एक बार फिर से कोरोना लॉकडाउन के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जा रही है। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बंधन और मैत्री एक्सप्रेस फिर से चलने लगी है। और क्या बताया जा सकता है, हाँ, जोगाजोग नाम का एक फेसबुक का, जैसे हमारे यहाँ फेसबुक है वैसे जोगाजोग नाम का हमारे यहाँ मतलब है, जो फेसबुक का ही अपर रूप है, तो जोगाजोग नाम है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बांग्लादेश ने अपने यहाँ डेवलप किया है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बांग्लादेश ने डेवलप किया है। और अभी हाल ही में बांग्लादेश ने हमसे कहा कि चिटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करो ना, आओ जाओ चिटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करो। तो बांग्लादेश से हमारे संबंध जो है वो काफी अच्छे हैं। बोंगो सागर नाम का एक अभ्यास भी उन्होंने करवाया था भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, बोंगो सागर, वो नेवल एक्सरसाइज था। तो बांग्लादेश का पहला परिसर आधारित आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर 6 जुलाई 2022 को चटगांव इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में खोला गया है। इसे शेख कमाल आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर नाम दिया गया। उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया। तो मतलब बड़ी चीज है क्योंकि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। इसे 113 करोड़ टका की लागत से 4.7 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, टका। यह बांग्लादेश में स्टार्टअप के लिए पूर्ण और अभिनव परितंत्र प्रदान करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैसे बिजनेस इंक्यूबेटर जो है स्टार्टअप की मदद करते हैं, एंजल फंडिंग लाते हैं, मेंटरिंग करते हैं, आपको टेक्निकल कोई नॉलेज है तो वो देंगे, मतलब कुल मिला के मार्केटिंग वगैरह करेंगे, सीड फंडिंग करेंगे, वर्क प्लेस आपको उपलब्ध कराएंगे, सब कुछ ये जो है ये सारी चीजें आपको वहां पर उपलब्ध होंगी। इसमें क्या चलता है, शेयरिंग मॉडल चलता है। शेयरिंग मॉडल का मतलब मान लीजिए मैं कोई काम कर रहा हूँ और मेरे पास कुछ इक्विपमेंट है जो आप प्रयोग कर सकते हैं, तो वो आप भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में स्टैटिक जीके की। इंडिपेंडेंट डे 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश बना था। रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो वर्तमान समय में यहाँ का स्टेट एनिमल है। ओरिएंटल मैगपी रोबिन जो है स्टेट बर्ड है। जैक फ्रूट जो है वो आपका नेशनल फ्रूट है। मैंगो ट्री जो है वो नेशनल ट्री है। फेमस फेस्टिवल ईद उल फितर, ईद उल अजहा और मुहर्रम है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। अब्दुल हमीद जो है वो वर्तमान समय में प्रेसिडेंट है। यहां पर संसद को संसद नहीं कहा जाता है, जातीय संसद कहा जाता है बंगाली में। कुल मिलाकर 350 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। नेशनल लैंग्वेज बंगाली है। नंबर ऑफ प्रोविंस 8 है और बांग्लादेशी टका जो है वो मुद्रा है। जबकि केकराडोंग जो है बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी है। सुरमा जो है वो सबसे बड़ी नदी है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका है। इसको याद रखिएगा। अभी हाल ही में आपको एक और चीज याद रखनी चाहिए कि बांग्लादेश जो है उरुग्वे, यूएई और इजिप्ट के साथ एनडीबी में शामिल हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के यानी ब्रिक्स बैंक के सदस्य के रूप में ये अभी हाल ही में शामिल हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनको देखिए कौन है, ये है सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की जयश्री वी उल्लाल। फोर्ब्स ने अभी हाल ही में 2022 अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची जारी की, जिसमें भारतीय मूल की जयश्री वी उल्लाल को कौन सा स्थान हासिल हुआ है, यहां पर इनको 15वां स्थान हासिल हुआ है और ये इस सूची में भारतीय मूल की सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बनकर उभरी है। आइए बात करते हैं। अरिस्टा नेटवर्क की अध्यक्ष और सीईओ जयश्री वी उल्लाल को फोर्ब्स की 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय मूल की उल्लाल 1.9 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ फोर्ब्स की सूची में 15वें स्थान पर है। फोर्ब्स की सूची में एबीसी सप्लाई के सह संस्थापक और अध्यक्ष डायने हेंड्रिक्स जो है वो टॉप पर बनी हुई है। इसी सूची में रिहाना आपने सुना होगा, पॉप सिंगर है ये अमेरिका की सबसे यंगेस्ट फीमेल सेल्फ मेड बिलियनियर बनी है। इसके पहले ये उपलब्धि काइली जेनर के नाम था। काइली जेनर जो है वो फैशन और मेकअप मोगुल है, मतलब मेकअप के सामान बनाती है। लेकिन इस साल रिहाना को आपकी इस सेलिब्रिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर रखा गया है। स्वनिर्मित सबसे अरबपति की सूची में सबसे यंगेस्ट जो है वो आपकी रिहाना है। इस सूची को एक बार फिर से देख लेते हैं। डायने हेंड्रिक्स जो है वो टॉप पर है। दूसरे नंबर पर जूडी फॉल्कनर है। आपकी जो जयश्री बी उल्लाल है वो 15वें नंबर पर है। इसके अलावा अभी हाल ही में सूची जारी हुई थी मोस्ट अर्नेस्ट यानी कि सबसे ज्यादा कमाई करने वाला एंटरटेनर नहीं इंटरटेनर, यानी कि सबसे ज्यादा पेड करने वाले इंटरटेनर की बात की जाए, इंटरटेनर स्पेलिंग गलत हो गई है, इंटरटेनर। तो इसमें पीटर जैक्सन का नाम पहले नंबर पे था। इसके अलावा सबसे ज्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी की सूची की बात की जाए तो इस सूची में डाने जॉनसन जो है वो टॉप पर है। 2022 की सूची है। अक्षय कुमार जो है वो 6ठे नंबर पर चल रहे हैं, यानी भारतीय मूल के अक्षय कुमार, भारतीय जो है 48.5 मिलियन डॉलर के साथ आपके कहां पर चल रहे हैं, 6ठे नंबर पर है। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे ज्यादा मोस्ट पेड सेलिब्रिटी की लिस्ट भी अभी हाल ही में
आपके पोस्ट ने जारी की थी, उसमें लियोनेल मेसी जो है वो टॉप पर है। भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली जो है वो भारतीयों में सबसे ऊपर है। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन के फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया? संयुक्त राष्ट्र का जैसे आपको पता है कि पूरे विश्व में शांति बनाए रखना भी संयुक्त राष्ट्र का एक उद्देश्य है। साउथ सूडान में उनकी खुद की कोई प्रॉपर सेना ना होने की वजह से, बढ़िया सेना ना होने की वजह से वहां पे संयुक्त राष्ट्र की सेना डिप्लॉय होती है। इसमें कई सारे भारतीय भी काम करते हैं। तो हाल फिलहाल मोहन सुब्रमण्यम जो है उनको साउथ सूडान में एज ए यहां पर कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि आपके लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर का स्थान लेने वाले हैं। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की है। UNMISS यानी कि यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान पूरे दक्षिण सूडान में जरूरतमंद लाखों लोगों को एक मानवतावादी सहायता पहुंचाने के लिए काम करता है। कई सारे भारतीय इंजीनियर हैं जो वहां पर सड़क बनाने का काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम कर रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए पीस कीपिंग मिशन के अंतर्गत यहां से यूएन से सेना भेजी जाती है। अब आपको सूडान ले चलते हैं, आप यहां से उड़िए। ये जो आप देख रहे हैं ये है बाब अल मंदेब जल संधि। बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर से आपके अरेबियन सागर यानी अरब सागर को जोड़ती है। ऊपर आप जाएंगे तो यहां पर स्ट्रेट ऑफ होमरुज है जो आपको पर्शियन गल्फ से अरब सागर को जोड़ती है। यहां पर ये अफ्रीकन हॉर्न है जहां से सोमालिया है। सोमालिया के बगल में आएंगे तो इथोपिया मिलेगा और इथोपिया के बगल में आ जाएंगे तो आपको साउथ सूडान मिलेगा। साउथ सूडान बहुत समय से कब्जे में रहा है और 2011 को इसने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित किया था। और भारत और इसके संबंध बड़े ही प्यारे हैं। 2011 में जैसे ही साउथ सूडान ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित किया, भारत ने अपना एक डिप्लोमेटिक सेंटर वहां पर खोल दिया। यहाँ की राजधानी क्या है? जुबा। साउथ सूडान की राजधानी क्या है? जुबा। मेन लैंग्वेज यहाँ पर अंग्रेजी चलती है क्योंकि अंग्रेजों का शासन काफी समय तक रहा। तो ये है आपका साउथ सूडान। इसके ऊपर आप जाएंगे तो सूडान आएगा। सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो आपको यहीं पर देखिए किलिमंजारो नजर आएगा। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई लगभग 5,895 मीटर। और इसी के बगल में आपको नजर आएगी लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया झील दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी झील मानी जाती है और सुपीरियर के बाद मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसी के पास से आपको यहाँ पर नाइल नदी निकलती हुई नजर आएगी। नाइल नदी यहां से होते हुए आपका मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में गिर जाती है। ये जो नीचे वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इतना पार्ट, ये कालाहारी डेजर्ट कहलाता है। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल कहलाता है। ये आपका पार्ट जो है ये कालाहारी मरुस्थल के अंतर्गत आता है। इसमें अंगोला का थोड़ा सा पार्ट, बोत्सवाना, नमीबिया, इसका थोड़ा सा पार्ट आता है। जबकि आप ये जो पीला पीला सा पूरा क्षेत्र देख रहे हैं ये आपका सहारा डेजर्ट है। ये कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट है, यानी कि सहारा मरुस्थल है जिसे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी माना जाता है। इसी के नीचे आपका साहेल क्षेत्र है जहां पर काफी ज्यादा आबादी निवेश करती है, आबादी निवास करती है। और इसी पर डेवलप किया जा रहा है ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका। ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका जो है यहां पर पेड़ों को लगाया जा रहा है और इस तरीके से डेवलप किया जाए कि जो साहेल क्षेत्र का सूखापन है उसको किसी तरीके से खत्म कर दिया जाए। ये जो ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीका है ये आपकी सेनेगल से शुरू होकर जिबूती तक जाएगी। सेनेगल से शुरू होकर कहां तक जाएगी? जिबूती तक जाएगी। और ये है आपका माउंट कैमरन। अच्छा, एक बार पूछा तो वोल्टा लेक कहां पर? तो ये ध्यान रखिएगा ये वोल्टा लेक है। वोल्टा लेक से दो नदियां निकलती हैं, ब्लैक एंड व्हाइट वोल्टा, ब्लैक एंड व्हाइट वोल्टा। तो ये आपका कहां पर है? ये आपका इस वाले एरिया पे, कोट डी आइवरी के एरिया पे, ये जो आपको देख रहे हैं ये घाना और ये कोट डी आइवरी के आसपास का एरिया है। यहीं पर आपको ये नदी देखने को मिलेगी। तो आई थिंक अफ्रीका के बारे में काफी कुछ हमने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं। 6 जुलाई 2022 को किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू किया है? तो ये गूगल ने शुरू किया। मेन मोटिव वही कि स्टार्टअप को सपोर्ट करना, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देना। गूगल की स्थापना किसने की थी? लैरी पेज। गूगल की स्थापना किसने की थी? गूगल के फाउंडर कौन थे? लैरी पेज और सर्जी ब्रिन इन्होंने की थी। वर्तमान समय में गूगल के हेड कौन है? सुंदर पिचाई। सीईओ जो है वो वर्तमान समय में सुंदर पिचाई है। 2015 से सीईओ का पद ये संभाल रहे हैं। अभी हाल ही में करण बाजवा को गूगल क्लाउड इंडिया का हेड बनाया गया था। किसको हेड बनाया गया था? करण बाजवा को गूगल क्लाउड इंडिया का हेड बनाया गया था। गूगल क्लाउड इंडिया का हेड किसको बनाया था? करण बाजवा को। अच्छा, अभी हाल ही में एयर रेड नाम का एक ये चर्चा में रहा। एयर रेड नाम का गूगल ने क्या किया था? एक इनिशिएटिव शुरू किया था। ये किस लिए शुरू किया गया था? ये यूक्रेन के लोगों की मदद करने के लिए गूगल ने शुरू किया था, ताकि यूक्रेन की जो सरकार है वो अपने लोगों को एयर रेड के जरिए, एयर रेड एक प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए ये बता सके कि कहां कहां पर बॉम्बिंग होने के चांसेस है और आप उन स्थानों को खाली कर दीजिए। तो ये रशिया के खिलाफ था। एयर रेड जो है ये गूगल ने आपका शुरू किया था, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो गूगल ने 6 जुलाई 2022 को गूगल फॉर स्टार्टअप पहल के हिस्से के रूप में स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य संचित
ज्ञान को एक संरचित पाठ्यक्रम के रूप में व्यवस्थित करते हुए 9 सप्ताह का ये वर्चुअल प्रोग्राम है। इसमें स्टार्टअप पारितंत्र के लोगों को, स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। पीटी उषा के अतिरिक्त किसे राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? राज्यसभा, जैसा कि आप सभी को पता है, राज्यसभा का गठन 1952 में किया गया था। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसका विघटन कभी नहीं होता है ना। इसके कुछ सदस्य जो है वो हर 2 साल में रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो 1952 में राज्यसभा का गठन किया गया। राज्यसभा के पीछे जो मेन मोटिव है कि लोगों को 1952 में इसमें अपॉइंट किया गया, और इसके जो है वो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 12 सदस्य जो है वो किसके द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। ये खेल, विज्ञान और विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। तो जब आपकी संविधान बन रहा था तो उस समय एक आपके एन गोपाला स्वामी थे। एन गोपाला स्वामी क्या थे? संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे। उन्होंने, एन गोपाला स्वामी ने कहा कि यार ऐसा है कि केवल नेताओं को ही संसद में नहीं आना चाहिए, ऐसे लोगों को भी संसद में आना चाहिए जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं। तो उन्होंने ये माननीय सदस्य वाला क्लॉज डाल दिया। ये माननीय सदस्य वाला क्लॉज जो है ये आर्टिकल नंबर 80 में आपको दिया गया है। आर्टिकल नंबर 80 में ये बताया गया है कि आपके राज्यसभा की जो संख्या है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, जिसमें से जो 12 सदस्य हैं वो आपके मनोनीत किए जाएंगे। इसमें से 233 जो हैं वो अभी चुने गए हैं और 12 आ गए हैं, तो कुल मिलाकर 245 सदस्य होने चाहिए। अभी हाल फिलहाल 5 सदस्य जो हैं वो आपके अपॉइंट किए गए थे, 4 और आ गए, लेकिन 3 सीटें अभी भी खाली हैं, यानी 3 और मनोनीत किए जाएंगे। 4 कौन कौन से हैं? पीटी उषा, इलाई राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विद्यानंद प्रसाद है। इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया, राज्यसभा में मनोनीत किया गया। तो प्रसिद्ध पटकथा लेखक वी विजेंद्र प्रसाद, खेल दिग्गज पीटी उषा, संगीत दिग्गज इलैया राजा और परोपकारी आध्यात्मिक नेता वीरेंद्र हेगड़े को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। अनुच्छेद 80 के तहत भारत के राष्ट्रपति कुल 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। इन व्यक्तियों को कला, साहित्य, विज्ञान और लोक सेवा के क्षेत्र में मनोनीत किया जाता है। हर दूसरे बार राज्यसभा के 1 तिहाई सदस्य जो है, 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके पदों को नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा भरा जाता है। प्रत्येक सदस्य को 6 साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। उनका कार्यकाल जो है इस तरीके से चलेगा, यानी अब ये जुलाई 2028 में आपके अलग होंगे। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होता, यानी ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। राज्यसभा के अध्यक्ष जो होते हैं या राज्यसभा के जो चेयरमैन बोला जाता है, चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, तो वो अक्सर उपराष्ट्रपति ही होते हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसको दिया गया है? तो ये आपका स्मृति ईरानी को दिया गया है। अतः मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा क्यों दिया? एक्चुअल में वो राज्यसभा से सदस्य थे और उनका कार्यकाल पूरा हो गया। ऐसे में अब उन्हें उपराष्ट्रपति बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे देखते हैं कि वो उपराष्ट्रपति बनते हैं कि नहीं बनते हैं। हाल फिलहाल जो आपका इस्तीफे के बाद ये आपका स्मृति ईरानी जो उनके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय था, वो किसको सौंप दिया गया? स्मृति ईरानी को। जबकि नागरिक उड्डयन मंत्री को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। ये नियुक्तियां केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद हुई है। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 2 के तहत इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, क्योंकि सभी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर ही की जाती है। आगे बढ़ते हैं। अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की घोषणा किसने की है? तो ये डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद ने की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप सभी को पता है कि वो कौन थे। वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे और उन्हीं की स्मृति में इस पुरस्कार की स्थापना की जा रही है। अभी हाल ही में पहले दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की भी स्थापना की गई। लगातार दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना की गई। वो पहला किसको मिलने वाला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना की है। यह अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़े 30 दिवसीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा किसने की है? ये हमारे केजू भैया ने की है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने 30 दिन तक चलने वाले शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 30 दिवसीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की, जो 28 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यह भारत में सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। यह शहर और की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और स्थानीय पेशेवरों और व्यापारियों और विक्रेताओं की मदद भी करेगा। इसके अलावा दिल्ली से एक और न्यूज है। 8 जुलाई 2022 को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो ये महोत्सव जो है आपका दिल्ली में स्कूलों के सहयोग से राज्य सरकारों, पुलिस थानों, संस्थानों, दिल्ली के स्कूलों सहयोग से पेड़ की मौत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाली महोत्सव, वृक्ष महोत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव के हिस्से के रूप में देश भर में 75 नगर वनों, दिल्ली एनसीआर के 75 पुलिस स्टेशन और 75 स्कूलों की भागीदारी के साथ विभिन्न राज्यों के 75 अवक्रमित वृक्षारोपण स्थलों पर वृक्षारोपण अभियान आयोजित किए जा रहे हैं।
इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण ग्रैमी पुरस्कार विजेता भारतीय संगीतकार और पर्यावरणविद रिकी केज का एक संगीत कार्यक्रम भी इसके अंदर शामिल रहेगा। अभी दिल्ली में हाल ही में कुछ दिनों पहले ड्रोन महोत्सव का भी आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का निधन हो गया। मोहम्मद बरकिंडो किस देश से थे? मोहम्मद बरकिंडो नाइजीरिया के रहने वाले थे और ओपेक के सचिव बने थे। फिलहाल नाइजीरिया के पेट्रोलियम मंत्रालय के प्रवक्ता एसोसिएटेड प्रेस को बताया गया कि ओपेक के महासचिव बरकिंडो का मंगलवार की देर रात निधन हो गया। वह 63 वर्ष के थे और वीना स्थित ओपेक ने उनके निधन पर तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की है। ओपेक के प्रमुख के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल 3 सप्ताह में यानी 31 जुलाई को समाप्त होने वाला था। वह 2016 से इस पद पर थे। ओपेक के प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने समूह का अच्छा मार्गदर्शन किया था। उन्हें ओपेक के विभिन्न सदस्यों को एकजुट रखने में भी भूमिका निभाई थी। ओपेक के सदस्य अक्सर आते जाते रहते हैं। ओपेक ऐसे देशों का समूह है जो प्रमुख रूप से तेल निर्यातक है। इसमें बड़े देश भी हैं, इसमें छोटे देश भी हैं। ओपेक का मेन मोटिव ये था कि ऐसा नहीं है कि किसी के पास तेल ज्यादा है तो पता लगा वो लगातार सस्ते दामों में तेल बेचे पड़ा है, तो उससे क्या होगा, सारा तेल सभी लोग उसी से खरीदेंगे, बाकी लोगों से नहीं खरीदेंगे, और जब उसका खत्म हो जाएगा तो दूसरे से खरीदेंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए, एक सामंजस्य बना रहे व्यापार में, पेट्रोलियम के व्यापार में, इसलिए ओपेक की गठन किया गया था। आइए ओपेक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओपेक एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 10 से 14 सितंबर 1960 को बगदाद सम्मेलन में ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने किया था। इन 5 संस्थापक सदस्यों के बाद कुछ अन्य सदस्य भी इसमें शामिल हो गए, जैसे कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, अंगोला, गैबॉन, इक्वाटोरियल गिनी, कांगो। इक्वाडोर ने दिसंबर 1992 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी, लेकिन 2007 में वो पुनः आ गए। इंडोनेशिया ने भी जनवरी 2009 में अपनी सदस्यता त्याग दी, लेकिन जनवरी 2016 में वो फिर से आ गए, लेकिन 30 नवंबर 2016 को फिर चले गए, है ना, और फिर उसके बाद वापस आए, अभी फिर वापस नहीं आए। 171वीं बैठक में एक बार फिर से इसने अपनी सदस्यता स्थगित करने का फैसला किया है। गैबन ने जनवरी 1995 में अपनी सदस्यता त्याग दी थी, हालांकि जुलाई 2016 में वो फिर से आ गए। अतः वर्तमान में संगठन में सदस्य देशों की संख्या 15 है। कतर भी इससे अलग हो गया है, तो अब इसकी संख्या कितनी रह गई है? 14 ही रह गई है। ओपेक के अस्तित्व में आने के बाद शुरुआत में 5 वर्षों तक इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में था, लेकिन 1965 के बाद इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना में स्थापित कर दिया गया। ओपेक देशों के अलावा ओपेक प्लस भी है। ओपेक प्लस में ओपेक सदस्य तो हैं ही, और विश्व के 10 प्रमुख गैर ओपेक तेल निर्यातक देशों का संगठन है, जिनमें अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मैक्सिको, ओमान, रूस, दक्षिण सूडान और सूडान है। ये आप देख सकते हैं ओपेक का मैप है। मेनली यही वाला रीजन है, थोड़ा सा अफ्रीका का ये रीजन है, ये इधर रीजन है, ये इधर रीजन है। तो वेनेजुएला, इक्वाडोर अमेरिकन आ जाएंगे, अल्जीरिया, लीबिया अफ्रीकन, नाइजीरिया अफ्रीकन, इक्वाटोरियल गिनी, गैबॉन, अंगोला, ये सब अफ्रीकन। फिर आपके ये मिडिल ईस्ट के आ जाएंगे, सऊदी अरबिया, कुवैत, इराक, ईरान। तो कुल मिला के अभी कितने सदस्य हैं ओपेक में? 14। मुख्यालय कहां पर है? आपका ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना। वर्तमान समय में इसके जो हेड थे बरकिंडो, उनका भी हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। किस देश से थे? नाइजीरिया से। अब बारी है आज के वन लाइनर की। विश्व किसवाली भाषा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 जुलाई को। 6 जुलाई 2022 को किस देश में शेख कमाल आईटी बिजनेस इंक्यूबेटर की स्थापना की गई? बांग्लादेश में। फोर्ब्स 2022 की अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची में भारतीय मूल की जयश्री उल्लाल को कौन सा स्थान हासिल हुआ है? 15वां। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को किस देश में संयुक्त राष्ट्र मिशन में फोर्स कमांडर के रूप में नियुक्त किया गया? दक्षिण सूडान। 6 जुलाई 2022 को किसने स्टार्टअप स्कूल इंडिया शुरू किया है? गूगल। और अभी हाल ही में पीटी उषा के अलावा कौन कौन से 4 लोगों को राज्यसभा के रूप में मनोनीत किया गया है? इलाही राजा, वीरेंद्र हेगड़े और विजेंद्र प्रसाद। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफे के बाद मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? स्मृति ईरानी को। पश्चिम रेलवे के सबसे लंबे स्काई वॉक को कहां पर शुरू किया गया है? मुंबई में। अकादमिक उत्कृष्टता के क्षेत्र के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की घोषणा किसने की है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। भारत का सबसे बड़े 30 दिवसीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा किसने की? अरविंद केजरीवाल। 8 जुलाई 2022 को तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में हरियाली महोत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा। हाल ही में ओपेक के महासचिव मोहम्मद बरकिंडो का निधन हो गया। वो किस देश से बिलोंग करते थे? नाइजीरिया से। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि रमान ये किस राज्य का प्रमुख धार्मिक त्योहार है? तो राइट आंसर है ये उत्तराखंड का है, और भूमियाल देवता के रूप में इसको मनाया जाता है। दीपिका लावानिया, थैंक यू दीपिका। रमान is a religious festival and ritual theatre of the Garhwal region in India. The festival and the eponymous art form are conducted as an offering to the village. भूमियाल देवता, ये भूमियाल देवता को लेकर के मनाया जाता है in the courtyard of the village temple. It is the festival of Garhwali people in the Salur Dungra village, Penkhanda Valley,
इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, इंडिया। वेरी गुड, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही अलग है। WHO की परिभाषा के अनुसार गर्भावस्था की समाप्ति के कितने दिनों के भीतर एक महिला की मृत्यु हो जाए तो उसे मातृ मृत्यु दर के अंतर्गत गिना जाएगा? यानी कि ऐसी कौन सी महिला है जिसको गर्भावस्था की समाप्ति हो गई है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे आप ऐसे ही कहेंगे कि उसकी जो मृत्यु हुई है वो गर्भ धारण करने की वजह से ही हुई है। ऐसा WHO ने कितने दिन का कहा हुआ है? प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं, और सभी को सही जवाब देना चाहिए। खूब सारे कमेंट किया करो वीडियो के नीचे। जब आप वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, आपस में एक दूसरे से बातें किया करो कमेंट के नीचे, तो उससे वीडियो का रिकमेंडेशन होता है, क्योंकि यूट्यूब को लगता है कि कुछ चर्चा लायक विषय यहाँ पर चल रहा है। तो थोड़ा सा जमघट बनाइए यूट्यूब के वीडियो के नीचे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।